हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो साथियों, आज से हम शुरू कर रहे हैं क्विज, यानी डेली क्विज आज से हम करेंगे। और ये मान के चलिए 5 से 7 क्वेश्चन डेली आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो 5 से 7 क्वेश्चन हम डेली क्या करेंगे, एक तरीके से डिस्कशन करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमें ये पता चल पाएगा कि हमारी जो तैयारी चल रही है वो कितनी अच्छी चल रही है, और हमारी जो समझ बढ़ रही है, कितनी समझ अभी तक हो चुकी है, और हमें अपने अंदर कितनी समझ और विकसित करना है। ठीक है, तो क्विज से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, इसलिए हर व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्विज करना चाहिए। तो क्लास यानी कि क्वेश्चन शुरू करने से पहले आइए हम थोड़ा से एग्ज़ाम के पैटर्न को देख लेते हैं। यानी कि जैसे कि आप जानते हैं कि यूपीएससी में क्या होता है कि एक तो पहला पेपर होता है पीटी का, जो कि आप लोग जानते ही हैं। पीटी में 2 पेपर होते हैं, एक तो होता है जीएस पेपर 1 होता है, दूसरा होता है सी सेट। देखिए सी सेट में क्या होता है कि अगर आप सी सेट क्वालिफाई करते हैं तभी आपका जीएस पेपर 1 चेक होता है। उसी तरह से क्या होता है उसी तरह से क्या होता है जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं तो मेंस में भी क्या होता है कि 2 पेपर होते हैं, कंपलसरी पेपर होते हैं। 2 पेपर होते हैं कंपलसरी, ठीक है, वो लैंग्वेज के पेपर होते हैं। तो एक तो होता है जैसे कि कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज, कोई भी आपको भारतीय लैंग्वेज के बारे में पता है तो आप दीजिए, या क्वालिफाइंग पेपर है, बस केवल क्वालिफाइंग, यानी कि केवल आपको क्या करना है, पास मार्किंग लाना है बस। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, एक दूसरा पेपर होता है अंग्रेजी। तो अंग्रेजी भी आपकी क्वालिफाइंग पेपर ही होता है। तो आपको क्या करना है, एक तो अंग्रेजी देना होता है, और दूसरी बात करते हैं इंग्लिश पेपर देना होता है। ये दोनों पेपर क्या है, क्वालिफाइंग पेपर हैं। अगर ये दोनों पेपर में आप क्वालिफाई होते हैं तो फिर क्या होगा कि ये सारे जो नीचे के दिए गए जो आपके पेपर हैं वे चेक होंगे, अन्यथा नहीं चेक होंगे। तो इसलिए आपको क्या करते रहना चाहिए, थोड़ा हिंदी भी पढ़ते रहना चाहिए, और थोड़ा से अंग्रेजी भी पढ़ते रहना चाहिए। ज़्यादा कठिन अंग्रेजी नहीं आती है, लेकिन हाँ, इतना तो आप मान के चलिए यूपीएससी की अंग्रेजी होगी तो थोड़ा कठिन तो होगी ही। लेकिन हाँ, बेसिक चीज़ें भी अगर आपको आ रही है तो आप इंग्लिश कर पाएंगे, यानी कि कर ले जाएंगे। ठीक है, तो कम से कम आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, और थोड़ा से आपको पैसेज पढ़ना आना चाहिए, और उससे कुछ चीज़ें निकाल कर आपको लिखना आना चाहिए। तो बस इतना ही आना है, और ज़्यादा कुछ नहीं। हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी भी, जैसे मान लीजिए आप हिंदी पेपर देना चाहते हैं लैंग्वेज में। ठीक है, तो जैसे इसमें आप हिंदी चूज करते हैं तो इसमें क्या करना होगा कि आपको क्या आना चाहिए, जैसे कि आपको नाउन, प्रोनाउन, वही हिंदी वाला, संज्ञा, सर्वनाम, ये सब थोड़ा बहुत आना चाहिए। ठीक है, और निबंध लिखना आना चाहिए। तो अगर निबंध भी लिखना आ रहा है तब भी आप कर सकते हैं। इसमें भी अगर आपको निबंध लिखना आ रहा है तब भी, इंग्लिश में लिखना आ रहा है तब भी आप क्या कर सकते हैं कि क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें तो मेन हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं, फिर नेक्स्ट पेपर हमारा होता है एसी का पेपर होता है, जो कि 3 घंटे का होता है। सारे 3 घंटे के ही पेपर होंगे। ये 250 मार्क्स का होगा। फिर जनरल स्टडीज़ पेपर 1, यानी जीएस पेपर 1 जिसे कहा जाता है। जीएस पेपर 2 की बात करते हैं, जीएस पेपर 3 की, 4, और फिर क्या होता है, ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं। ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं। ऑप्शनल का मतलब पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है। ये क्या होते हैं, दोनों 500 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो ये मान के चलिए इसमें भी अच्छा स्कोर करना होता है। यदि आपने अभी तक ऑप्शनल चूज नहीं किया है तो मुझे लगता है आपको ऑप्शनल चूज कर लेना चाहिए। अगर आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेना है तो आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। लोक प्रशासन की बात करते हैं, जो कि सबसे छोटा विषय है, और ये समझ लीजिए कि आपकी पॉलिटी में भी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। ठीक है, और एथिक्स में भी काफ़ी ज़्यादा ही मदद करता है। तो लोक प्रशासन यदि आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, वो मेरे द्वारा या हमारे द्वारा अच्छे से कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो है, अगर लोक प्रशासन आप लेते हैं तो इसकी फ़ीस आपको पे करना पड़ेगा 6,500 रुपये, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। अगर यही आप मार्केट में लेते हैं तो 15 से 20 हज़ार रुपये आपको पे करना होगा। ठीक है, अगर आप लोक प्रशासन के कोर्स को लेते हैं तो। अब आप सोच रहे हैं कि क्या क्या सर एक तरीके से यूट्यूब पर पढ़ाया जाएगा? नहीं, यूट्यूब पर नहीं ये क्लास होगी ऑप्शनल की, बल्कि ये क्लास होगी आपकी गूगल मीट ऐप पर होगी। तो गूगल मीट ऐप पर क्लास होगी जिसमें आपको जो पढ़ाया जाएगा, तुरंत अगर कोई चीज़ें नहीं आ रही तो आप तुरंत पूछ सकते हैं, यानी कि पूछ लीजिए। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत बेहतर ऑप्शन है। तो मुझे लगता है कि आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन ऑप्शनल चूज कर लेना चाहिए। बस इतने ही आपको काम करना है। ठीक है, तो इतना भी अगर आप हमारे साथ काम कर लेते हैं तो इससे फ़ायदा क्या होगा, तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि भाई सारे पेपर तो मैं आपको अच्छे से करवा ही रहा हूँ। ऑप्शनल की रही बात, ऑप्शनल भी आप हमारे साथ कर लीजिए। ठीक है, तो जब सारे पेपर आप करते चलेंगे, एसे के भी मैं कुछ टॉपिक्स आपके साथ शेयर करूँगा आगे चलकर। ठीक है, तो उसकी चिंता आप ना करिए, बहुत जल्दी मैं सोच रहा हूँ कि एसे के भी एक टॉपिक वीक में शेयर किया जाए। अब टोटल मिलाकर अगर देखा जाए तो रिटन का जो एग्ज़ाम होता है वो 1750 मार्क्स का होता है, और 275 मार्क्स का पर्सनालिटी टेस्ट होता है, जो इंटरव्यू जिसे कहा जाता है।
टोटल मिलाकर 2025 मार्क्स का होता है। ठीक है, अब इसमें अगर आप मान के चलिए 1000+ भी ला लेते हैं तब आप बहुत अच्छा यानी टॉपर आप बन जाएंगे। ठीक है, तो 1100-1200 अगर कोई ला लेता है तो टॉपर बन जाता है। ठीक है, पास मार्किंग होना है तो 500 भी ला लेते हैं, 700 भी आ जाता है तब भी वो हो जाते हैं और बहुत आराम से। ठीक है, तो इतना आपको करना चाहिए और एक बार इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, वैसे हमने आपको समझाने का प्रयास किया। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप लोग हमें बताइएगा, मैं इसकी दूसरी क्लास सिलेबस की बना दूंगा। चलिए आइए बात करते हैं आज के अपने क्विज पर, यानी कि आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। जैसे कि बात करते हैं, पहला प्रश्न ये कह रहा है कि सशस्त्र बलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब कहा जा रहा है कि सशस्त्र बल की बात करते हैं, यानी कि जो हमारे सैनिक हैं उनकी बात की जा रही है कि सशस्त्र बलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन कहता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 33 यानी आर्टिकल 33 सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करता है। तो पहला ऑप्शन तो ये हो गया। दूसरा ऑप्शन कहता है उन्हें आरटीआई यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात की जा रही है, आरटीआई की बात की जा रही है, आरटीआई अधिनियम से छूट प्रदान की गई है क्योंकि वे आरटीआई अधिनियम की अनुसूची 2 में शामिल होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए आप लोग जल्दी से, कौन सा सही होगा। ऑप्शन 1 सही होगा, ऑप्शन 2 सही होगा, या एक तरीके से ऑप्शन सी सही होगा, या ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होगा तो आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ पर एक बार क्वेश्चन को और पढ़ना चाहिए आपको। ठीक है, तो अब आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा सा लग रहा है कि ये बातें सत्य हो सकती हैं, लेकिन अभी हमें दूसरा देख लेना चाहिए एक बार। तो जैसे सशस्त्र बलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उन्हें आरटीआई अधिनियम से छूट प्रदान की गई है क्योंकि क्योंकि वे आरटीआई अधिनियम के अनुसूची 2 में शामिल हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, वे अगर देखा जाए तो आरटीआई अधिनियम की अनुसूची 2 में शामिल नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यानी कि दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। तो एक काम कर लेते हैं हम, दूसरा ऑप्शन जहाँ जहाँ दिख रहा है उसको हम गलत काट देते हैं। तो हमने क्या किया, दूसरा ऑप्शन हमारा ये दिखा, दूसरा ऑप्शन हमारा ये दिखा एक तरीके से यहाँ पर, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। तो ये वाला हमारा जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल यहाँ पर आपको सही मिल जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए समझ लेते हैं थोड़ा सा इसके बेसिक चीज़ों के बारे में। जैसे कि बात करते हैं, कहा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 33 में सशस्त्र बलों के कर्मियों के मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित किया गया है। बिल्कुल ये मौलिक अधिकार से प्रतिबंधित किया गया है आर्टिकल 33 के तहत। ठीक है, दूसरा ऑप्शन कहता है कि भाई दूसरी बात कही गई थी, सशस्त्र बलों को आरटीआई अधिनियम के तहत पूरी तरह से छूट प्रदान नहीं की गई। बिल्कुल सत्य बात है, इसलिए उन्हें आरटीआई अधिनियम की अनुसूची 2 में शामिल नहीं किया गया। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि सशस्त्र बलों को आरटीआई अधिनियम के तहत पूरी छूट प्रदान नहीं की गई है। तो ये बात आपको जरूर ध्यान रखना है। तो अब अगर इसी तरह से आप क्वेश्चन करते चलेंगे तो कहीं ना कहीं आपके आगे चलकर कई क्वेश्चन सही होने लगेंगे। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन ये है कि ऑप्शन ए है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 375 एक पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ बलपूर्वक संभोग करने पर बलात्कार के अपराध से छूट देती है, बशर्ते उसकी पत्नी की आयु 18 वर्ष से अधिक हो। समझिएगा, यहाँ कहा जा रहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 375 ये कहती है, अगर एक पुरुष क्या करता है, अपनी पत्नी के साथ क्या करता है, संभोग करता है, वो भी ज़बरदस्ती, तो क्या वह उसे बलात्कार के अपराध में छूट दिया गया है यदि वह 18 वर्ष से उम्र के अधिक है। क्या यह बातें सत्य है कि नहीं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन पढ़िएगा। महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपित अपराधियों के लिए आपराधिक कानून में संशोधन की सिफारिश करने के लिए न्यायमूर्ति वर्मा समिति का गठन किया गया था। फिर से एक बार समझिएगा, क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूँ। तो जैसे कि अगर देखा जाए दूसरा ऑप्शन कह रहा है महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपित अपराधियों के लिए आपराधिक कानून में संशोधन की सिफारिश करने की न्यायमूर्ति वर्मा समिति का गठन किया गया था क्या। तो इसका आंसर जल्दी से आप लोग बताइएगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर आपको ये बताना है गलत कौन सा है, यहाँ पर ये बताना है आपको गलत कौन सा है। ठीक है, आपको ये जरूर ध्यान रखना है भाई कि गलत कौन सा है या सही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आइए समझ लेते हैं कि कौन सा इसमें गलत है। तो जैसे कि बात करते हैं, इसमें गलत जो है पहला गलत है। ठीक है, 18 वर्ष की बात नहीं की गई है, बल्कि वह 15 वर्ष की उम्र की बात की गई है। आइए पहले समझ लेते हैं
ठीक है, इसको देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन में क्या कहा गया। जैसे कि बात करते हैं, कहा गया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के तहत अगर कोई पुरुष अपनी पत्नी के साथ बलपूर्वक संभोग करता है तो उसे बलात्कार के अपराध से छूट दिया गया है। मतलब वह बलात्कारी नहीं माना जाएगा, ठीक है। उसे बलात्कार अगर करता है, ज़बरदस्ती करता है अपनी पत्नी के साथ, तो उसे क्या किया गया है कि बलात्कार के अपराध से छूट दिया गया है। लेकिन उसकी पत्नी की उम्र कितनी होनी चाहिए? 15 वर्ष से अधिक की उम्र होना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पर जो दिया गया है वो 18 वर्ष दिया गया है, ठीक है। तो 18 वर्ष, तो यहाँ पर ये बातें गलत है, ठीक है। 18 वर्ष नहीं, 15 वर्ष दिया गया है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 15 वर्ष से अधिक उम्र, तो लास्ट वहाँ पर कहने का मतलब वो पूछ रहा है, ठीक है। नहीं तो आप सोचे सर 18 भी, तो 18 कह दिया तो क्या गलत है, लेकिन वहाँ पूछ रहा है कि लास्ट यानी कि अंतिम उम्र लगभग देखा जाए तो कितनी होगी। तो 15 वर्ष अगर देखा जाए तो अगर उसकी पत्नी की उम्र है तो वो कहीं ना कहीं एक तरीके से बलात्कारी व्यक्ति नहीं माना जाएगा। अब यहाँ पर एक और बातें हैं, वैवाहिक बलात्कार अपवाद के रूप में भी जाना जाता है। देखिए, अगर जिसकी शादी हुई है, अगर वो पत्नी के साथ कुछ गलत करता है, ज़बरदस्ती करता है, तो वो नियम नहीं है, वो अपवाद में है, ठीक है। वो वैवाहिक बलात्कार नहीं माना जाएगा, यानी कि वो बलात्कार की श्रेणी में नहीं आएगा। चलिए बात कर लेते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कर लीजिए। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन कहता है कि पहली PLFS, PL, इसको लिख देता हूँ मैं, PL, ठीक है, PLFS, PLFS रिपोर्ट 2021 में 2019 से 20 की अवधि के लिए प्रकाशित की गई थी। दूसरा ऑप्शन कहता है कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा, ठीक है, NSO द्वारा जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, मतलब बल सर्वेक्षण तो बताइए, यानी कि PLSFS के बारे में बताना है। तो इस तरह के प्रश्न आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी कहीं ना कहीं आप बिल्कुल इनिशियल में हैं, तो ऐसे प्रश्न को आप नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे प्रश्न को आपको क्या कर देना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, तीनों ही गलत, दोनों ही गलत है, ठीक है। आइए थोड़ा समझ लेते हैं क्या कहा जा रहा है। देखिए, इसमें आपको ध्यान रखने वाली क्या बात है? एक तो पहली बात ये है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसे NSO के नाम से जाना जाता है, ठीक है, NSO ने क्या किया है, अप्रैल 2017 में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण शुरू किया है। तो ये बात जरूर आपको ध्यान रखना है कि NSO ने क्या है, अभी हाल ही समय में 2017 कह सकते हैं, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की शुरुआत किया है। दूसरी बात करते हैं PLFS की बात कर लेते हैं। तो इसकी पहली रिपोर्ट 2017-18 अवधि के लिए जून 2019 में प्रकाशित की गई थी, ठीक है। तो 2019 में प्रकाशित की गई थी, और यहाँ पर क्या है, ठीक है, तो यहाँ पर समय वगैरह नहीं दिया है, ठीक। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं चौथे प्रश्न की बात कर लेते हैं कि भाई हमारा चौथा प्रश्न क्या है और क्या कह रहा है। जैसे कि बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात की जा रही है। तो विश्व व्यापार संगठन के बारे में कौन सा कथन सही है? अब यहाँ पर कह रहा है कि भाई देखो, आपको ये बताना है कि पहला ऑप्शन है, देख लीजिए, कह रहा है कि राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों से निपटने वाला एकमात्र वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि यह राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियम, मतलब जो देशों के बीच व्यापार से संबंधित कोई नियम है तो उसको निपटने के लिए क्या एकमात्र वैश्विक संगठन है क्या? मतलब पहला ऑप्शन ये कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय संगठन है क्या। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि भाई आपको ये बताना है मंत्री स्तरीय सम्मेलन, ठीक है। जैसे कि देखा जाए मंत्री स्तरीय सम्मेलन विश्व व्यापार संगठन में शीर्ष निर्णय लेने वाला निकाय है क्या। तीसरी बात की जा रही है कि भाई आपको ये बताना है कि मंत्री स्तरीय सम्मेलन आमतौर पर हर 3 साल के बाद मिलते हैं क्या। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पहला ऑप्शन में A और B सही है, 2 और 3 सही है, और A और 3 सही है, और D सही है। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग बता दीजिए, अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई इशू नहीं। ये है हमारा लास्ट आंसर, मतलब क्वेश्चन है, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, तो ज़्यादा नहीं, डेली हम 5 से 7 क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको भी किसी भी प्रकार का फेडअप नहीं होगा। आइए बात कर लेते हैं इसके आंसर के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, पहला सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पहला सही हो जाएगा, 1 और 2 सही हो जाएगा। आइए समझ लेते हैं कैसे पहला सही हो रहा है। जैसे कि बात करते हैं कि यह राष्ट्रों के बीच व्यापारिक नियमों का निपटारा करने वाला एकमात्र वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। बिल्कुल, अगर देशों के बीच में किसी भी प्रकार की बात करते हैं, व्यापार से संबंधित किसी भी नियम का निपटारा करने है, तो क्या करता है, WTO करता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन करता है।
अब विश्व व्यापार संगठन जो है टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते GATT के उत्तराधिकारी संस्था है, जिसे 1947 में बनाया गया था। दरअसल कहने का मतलब ये है कि GATT जो बनाया गया था, इसी के स्थान पर क्या किया गया, WTO का गठन किया गया। ठीक है, तो इसी के स्थान पर आप कह सकते हैं WTO का गठन किया गया है, इसलिए यहाँ पर उत्तराधिकारी संस्था है, ये बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर कहा जा रहा है गैट, वही GATT की बात की जा रही है यहाँ पर जो है। तो गैट के उरुग्वे राउंड 1986 से 94 ने सॉरी 94 ने राउंड ने विश्व व्यापार संगठन के निर्माण की अगुवाई की। और विश्व व्यापार संगठन का परिचालन यानी कि काम करना शुरू कब से किया, 1 जनवरी 1995 में। आपको ये जरूर बात ध्यान रखना है कि GATT किससे संबंधित है, तो WTO से संबंधित है। और दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि भाई WTO काम कब से करना शुरू कर दिया, तो 1 जनवरी 1995। विश्व व्यापार संगठन का प्रथम यानी कि जो पहला उद्देश्य क्या है, प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो जैसे सभी के लिए लाभ के लिए व्यापारिक द्वार खोलना, मतलब सभी देशों के लिए एक तरीके से कहता है कि भाई सभी को लाभ होना चाहिए, तो इस तरह के क्या करता है, काम करता है, उनके लिए एक मंच प्रदान करता है कह सकते हैं, या एक उनके लिए द्वार खोलने की बात कहता है। विश्व व्यापार संगठन का शीर्ष निर्णय लेने वाला निकाय जो होता है और मंत्री स्तरीय सम्मेलन होता है। ठीक है, तो मंत्री स्तरीय सम्मेलन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्रमशः सामान्य परिषद और विभिन्न अन्य परिषदें और समितियां भी होती हैं। और मंत्री स्तरीय सम्मेलन आमतौर पर हर 3 साल में नहीं, बल्कि क्या होता है, हर 2 साल में क्या होता है, एक बार आयोजित किया जाता है या एक बार बैठक होती है। तो मंत्री स्तरीय सम्मेलन 3 साल में नहीं बल्कि 2 साल में होता है। तो यहाँ पर इस तरह के प्रश्नों को सही करने के लिए हमें क्या करना चाहिए था, एक तो हमें तीसरा देखिए यहाँ क्या होना चाहिए, 2 साल होना चाहिए, तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पर तीसरा गलत हो गया। एक काम देख लेते हैं कि भाई तीसरा जहाँ जहाँ है उसको गलत काट देते हैं। तो ये देखिए तीसरा यहाँ पर भी हमने काट दिया, यहाँ पर भी तीसरा है, यहाँ हमारा पहला सही हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट, यानी कि 1 सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने देखा 4 से 5 क्वेश्चन के बारे में ही, ज़्यादा नहीं। वैसे हमने लंबा समय इसलिए हमारा हो गया, मतलब टाइम थोड़ा सा इसलिए बढ़ गया क्योंकि हमने आपको मेंस के एग्ज़ाम के पैटर्नों को समझाया था इसलिए। ठीक है, यदि आप सभी लोगों को क्लास बेहतर लगी हो, या आपको ये जो हमने पहल की है यानी इनिशिएटिव जो हमने किया है, यदि आप सभी लोगों को अच्छी लगती है क्लास या आपको सही लग रहा है, तो एक बार आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि सर सही है। इसी तरह से आप हमें डेली क्विज करवाते रहिए। चलिए आज की सभा को यहीं पर यानी कि आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।